माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूं जिसका नाम है डाइंग डिक्लेरेशन। ये टॉपिक इंडियन एविडेंस एक्ट से लिया गया है। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के अंदर में डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड बातें की गई हैं। सो समझते हैं इस टॉपिक को बिना देरी किए। आज इस वीडियो के अंदर में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी और बहुत सारा आपका टॉपिक ये कवर हो जाएगा। सो हम लोग बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको डिजीज्ड पर्सन देता है। डिजीज्ड पर्सन यानी कि जिसकी डेथ हुई है। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज मेड बाय अ डिजीज्ड पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, या तो वो उसके अंदर अपनी मृत्यु का कारण बताएगा, और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस, या फिर वो कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस बताएगा जो कि ऐसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा जो उसकी डेथ का कारण है। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो उसकी डेथ का कारण है, डिजीज्ड पर्सन की डेथ का कारण है, उसका कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस अगर वो स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करता है, डिक्लेयर करता है, तो उसको हम कहेंगे डाइंग डिक्लेरेशन। सो यहाँ आपको 4 पॉइंट्स स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जिनमें ये कहा गया कि डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट विच इज मेड बाय अ डिजीज्ड पर्सन और डाइंग पर्सन। और सेकंड पॉइंट में आपको ये कहा गया कि इट इज टू बी मेड एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। थर्ड पॉइंट में ये कहा गया as to any of the circumstances of transaction, as to any of the circumstances of transaction, और लास्ट पॉइंट जो है उसमें ये कहा गया which resulted in his death, right? So ये है डाइंग डिक्लेरेशन, एक स्टेटमेंट जो डिजीज्ड पर्सन देता है या डाइंग पर्सन देता है as to an cause of his death or to any of the circumstances of transaction which resulted in his death. So ये है डाइंग डिक्लेरेशन का डेफिनेशन। इसका जो मीनिंग है वो यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। अब बात करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, राइट? डाइंग डिक्लेरेशन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? देखिए, जो डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट है वो डिजीज्ड पर्सन के लिटरल और नेचुरल सेंस के अंदर में ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। मतलब कि जिन वर्ड्स में डिजीज्ड पर्सन ने अपना स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है वही लिटरल और नेचुरल सेंस उस डिक्लेरेशन का होना चाहिए जब उसे रिकॉर्ड किया जा रहा हो, राइट? अगर हम उसको उस वर्ड उन नेचुरल सेंस में या लिटरल सेंस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो हो सकता है जो एंड ऑफ जस्टिस है वो डिफीट हो जाए। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि नेचुरल और लिटरल सेंस में ही उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। दैट मीन्स कि जिन शब्दों में डिक्लेरेंट ने बातें कही हों उन्हीं शब्दों के अंदर में प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और अगर नहीं रिकॉर्ड किया तो उसके लिए जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं रिकॉर्ड किया उन सभी शब्दों को जिस तरीके से डिजीज्ड पर्सन ने डिक्लेयर किया था अपना स्टेटमेंट। सो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन इट्स नेचुरल और लिटरल सेंस और स्टेटमेंट इन वर्ड्स ऑफ डिक्लेरेंट। जो स्टेटमेंट है वो डिक्लेरेंट के या डिजीज्ड पर्सन के वर्ड्स में ही होनी चाहिए। और लास्ट जो है वो है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि उन शब्दों में क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया। जो शब्द डिक्लेरेंट ने कहे थे या डिजीज्ड पर्सन ने कहे थे, स्टेटमेंट उनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं की गई। अगर रिकॉर्ड नहीं किया गया सेम सेंस में तो फिर जवाब देना पड़ेगा, राइट? तो और उसके लिए कोई वैलिड एक्सक्यूज अगर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, राइट? सो यहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि डाइंग डिक्लेरेशन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है ग्राउंड्स फॉर एडमिटिंग डाइंग डिक्लेरेशन।
ग्राउंड्स फॉर एडमिटिंग डाइंग डिक्लेरेशन। देखिए कौन कौन से ग्राउंड्स है जहां पर डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट किया जाता है। नंबर 1, डेथ ऑफ डिक्लेरेंट। जब डिक्लेरेंट की डेथ हो रही हो तो उस समय पर डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एडमिट किया जाता है। मतलब डेथ ऑफ डिक्लेरेंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट ग्राउंड है। सेकंड ग्राउंड है नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब कि जब पर्सन ओनली आई विटनेस है, जब विक्टिम या पर्सन ओनली आई विटनेस है टू द क्राइम, मतलब क्राइम के लिए वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता आई विटनेस है, तो उस केस में जस्टिस को एंड पे लाने के लिए जो स्टेटमेंट है वो देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट नहीं दिया गया तो उस केस में हो सकता है जो जस्टिस है वो डिफीट हो जाए। तो नेसेसिटी यहां पर बन जाती है कि जिस टाइम पर जो विक्टिम जो है वो ओनली आई विटनेस है टू द क्राइम, तो इस केस में जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको एडमिट करना नेसेसिटी बन जाती है। ये एक सेकंड ग्राउंड है। तो नेसेसिटी के केस में रिकॉर्ड किया जाता है, एडमिट किया जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। और थर्ड पॉइंट है कि इम्पेंडिंग डेथ। इम्पेंडिंग डेथ मतलब कि देखिए लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी डेथ हो रही है, जो डेथ बेड पे है, इम्पेंडिंग डेथ का केस है। थर्ड पॉइंट जो है वो इम्पेंडिंग डेथ का पॉइंट है। वो ये पॉइंट ये कहता है कि जिसकी भी डेथ हो रही है वो पर्सन डेफिनेटली झूठ नहीं बोलेगा। तो अगर उसकी डेथ हो रही है तो उस केस में ओथ लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है उससे। मतलब कि यूजुअली डिक्लेरेशन जब हम देते हैं तो एक ओथ देना पड़ता है ना। तो यहाँ पर ओथ का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि भाई जिसकी डेथ हो रही है ना वो पर्सन जाते वक्त कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो अगर जा रहा है तो वो अपने साथ कोई भी झूठ नहीं लेकर के जाएगा। वो डेथ के टाइम पे, डेथ बेड पे एटलीस्ट वो सच बोलेगा। तो क्राइम से रिलेटेड जो भी उसने स्टेटमेंट दिया है, जो भी डिक्लेयर किया है, डाइंग डिक्लेरेशन जो किया है वो डेथ बेड पे किया है और उस केस में कोई भी ओथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है इट क्रिएट्स अ सैंक्शन इक्वल टू ऑब्लिगेशन ऑफ एन ओथ। मतलब ये अपने आप में इम्पेंडिंग डेथ के टाइम पे अगर कोई स्टेटमेंट आया है, डाइंग डिक्लेरेशन आया है, तो ये अपने आप में ओथ के बराबर मान लिया जाता है, राइट। सो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था। अब बात करते हैं कि भाई किस तरीके से जो डिक्लेरेशन है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, मतलब डिक्लेरेशन किस तरीके से दी जा सकती है। तो मेथड्स ऑफ प्रूविंग डाइंग डिक्लेरेशन। मेथड्स ऑफ प्रूविंग डाइंग डिक्लेरेशन में फर्स्ट है इट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन। तो ओरल जब होता है तो ओरल के केस में ये ध्यान रखना होता है कि ओरल में जिस पर्सन के सामने जिसने भी डाइंग डिक्लेरेशन हर्ड की है, पर्सन हु हर्ड द स्टेटमेंट शुड डिपोज व्हाट दे हैव हर्ड। जो भी पर्सन ओरल अगर डाइंग डिक्लेरेशन उसके सामने हुआ है तो प्रूव करने का मेथड क्या है। जिस भी पर्सन ने डाइंग डिक्लेरेशन सुना है, डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट सुना है, तो उसको डिपोज करना पड़ेगा व्हाट दे हैव हर्ड। जो भी उसने सुना है उसको सारा डिपोज करना पड़ेगा, ठीक है, बता सब कुछ एज इट इज बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिटर्न की। अगर रिटर्न डाइंग डिक्लेरेशन हुआ है तो रिटर्न के केस में एविडेंसेस प्रेजेंट करने पड़ते हैं। रिटर्न के केस में ऑलवेज एविडेंस प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो रिटर्न में आपका क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे एक बार बोर्ड पर, इट मस्ट बी प्रूव्ड बाय एविडेंस ऑफ पर्सन हु रिकॉर्डेड इट। जिस भी पर्सन ने रिकॉर्ड किया है डाइंग डिक्लेरेशन उसको एविडेंस प्रेजेंट करने पड़ेंगे और एविडेंसेस से उसको प्रूव करना पड़ेगा डाइंग डिक्लेरेशन। सो एक रिटर्न मेथड है और एक आपका ओरल मेथड है। ओरल मेथड के केस में जिस पर्सन ने सुना है उसको, जो भी सुना है उसी को डिपोज करना पड़ेगा ओरल के केस में, और रिटर्न के केस में जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे रिलेटेड एविडेंसेस जो है वो दिखाने पड़ेंगे, राइट। सो यहाँ पर दिखा करके डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करना पड़ेगा रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न डाइंग डिक्लेरेशन, डन है।
अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन। डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन के अंदर में क्या डिफरेंस है? देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो डिसीज्ड पर्सन, यानी कि जिस पर्सन की डेथ हुई है वो, या डेथ हो रही है, होने वाली है, हम या हो चुकी के बारे में बातें कर रहे हैं। डाइंग डिक्लेरेशन जो डिजीज्ड पर्सन है वो किसी भी पर्सन को दे सकता है। इट कैन बी मेड टू एनीबडी। डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट विच कैन बी मेड टू एनीबडी। जबकि डाइंग डिपोजिशन जो है, डाइंग डिपोजिशन सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट को दी जा सकती है। डाइंग डिपोजिशन कैन बी मेड टू मैजिस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। अक्यूज्ड की प्रेजेंस में डाइंग डिपोजिशन मैजिस्ट्रेट को दी जा सकती है। और मजे की बात पता है क्या है? यहां पर अक्यूज्ड और उसके जो लॉयर हैं वो प्रेजेंट होंगे, तो वहां पर वो लोग, जो पर्सन डाइंग है, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर में, उसके डिपोजिशन के ऊपर में वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं कि जो इसने बोला है वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन पॉसिबल है डाइंग डिपोजिशन के केस में, जबकि डाइंग डिक्लेरेशन के केस में कोई क्रॉस एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है, राइट? सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने डाइंग डिक्लेरेशन को पूरे तरीके से समझा है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं, और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर ही हम लोग लेकर के आए, राइट? सो होपफुली आपको आज की क्लास का लेक्चर का जो टॉपिक था वो आपको डेफिनेटली समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस करिए, क्योंकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा अगर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होता है तो इस चैनल पर, राइट? और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।